इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज के इस हम वीडियो में बात करेंगे भारत और भूटान के संबंध के बारे में और पूरा दोस्तों इसके हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाएंगे और पूरा समझेंगे वर्तमान समय तक भारत और भूटान के संबंध क्या रहे हैं, जिससे कि आपको मदद मिलेगी हर एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत और भूटान के संबंध हमेशा परंपरागत तरीके से मधुर रहे हैं और वो सही रहे हैं, जिसके द्वारा दोस्तों अब आप सभी जानते हैं कि भूटान एक पर्वतीय राज्य है और घाटियों में बसा हुआ है। एक राज्य, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक है और यदि चीन इस क्षेत्र में घुसपैठ करे तो दोस्तों ये भूटान बल्कि उत्तरी बंगाल और असम अरुणाचल प्रदेश है ना, वहाँ तक ये भारत से काट सकता है। यानी कि दोस्तों ये भूटान हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए सौभाग्य से हमने ही भारत और भूटान के संबंध आपसी मित्रतापूर्ण बना रखे हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों चाइना की पावर है वो भारत के ऊपर आंच नहीं उठा सकती। इसलिए दोस्तों वे इनमें कोई भी समस्या है ही नहीं और इनकी मित्रतापूर्ण संबंधी हमेशा बने रहेंगे। भारत के कारण ही भूटान को 1971 में जो UN था उसका सदस्य बना वैसे बनता नहीं। भारत ने जब बोली उसको कहा कि यूनेस्को की भूटान को सम्मिलित किया जाए तो तभी 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का वो सदस्य बना और दोस्तों 1973 में उसने गुट निरपेक्षता का सदस्य बना और उसी के साथ साथ 1977 में भारत ने भूटान के एक दूतावास को दर्जा दिया, जिसके द्वारा दोस्तों भारत और भूटान के अंदर एक दूसरे के दूसरा दूतावास बैठे रहते हैं, जिसके माध्यम से पता चलता है कि विदेश में क्या हो रहा है। और भूटान सार्क देश का भी सदस्य हम सभी जानते हैं दोस्तों, और वह दक्षिण एशिया के डाक सेवाओं में सहयोगी संबंधी शुरू से ही रहा है। और दोस्तों 24 मार्च 2008 को नेशनल असेंबली के चुनावों में भूटान विश्व का सबसे नया लोकतांत्रिक देश बना। लगभग दोस्तों देश की लोकतांत्रिक स्थापना इसके अंदर हो चुकी है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। और भूटान के जो आगे और इसको महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं नरेश जिग्मे वांगचुक, उन्होंने और आगे बढ़ाया लोकतंत्र की स्थापना करने को। और दोस्तों भारत और भूटान के संबंध 1865 से ही सिनुचुला संधि से होती है, क्योंकि दोस्तों 1865 में जब सिला संधि जो संधि हुई थी तो इसके तहत दोस्तों भारत के और भूटान के आपस में जो दर्जे थे आपस में, आपको पता ही होगा दोस्तों कि रियासत में इसको दर्जा प्रदान किया गया था, क्योंकि एक रियासत थी, आप सभी जानते हैं दोस्तों भूटान को एक तरह से भारत की एक रियासत का दर्जा प्रदान किया गया था, क्योंकि उस समय नेपाल में भी अलग शासक थे, रियासतें अलग थी और जैसे दोस्तों अलग अलग रियासतें थी। इस तरीके से ये संधि भूटान का ब्रिटिश भारत के मध्य ही हुई थी, क्योंकि दोस्तों उस समय आप सभी पता है दोस्तों कि 1865 में गुलाम था देश, तो आपको पता ही है दोस्तों। तो इसके बीच रियासतों का दर्जा आपस में एक प्रदान किया गया था। तो इसके बाद दोस्तों 1910 में दोनों एक पुनर्विवाह की संधि होती है और दोस्तों जिसके द्वारा जो तत्कालीन ब्रिटिश जो सरकार के भूटान के जो आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना हो सके, इसी के माध्यम से ये संधि होती है। और दोस्तों फिर इसके अंदर एक होती है दार्जिलिंग संधि, जो कि आपको दोस्तों महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल रिलेशन के माध्यम जो उसमें आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों 1949 में दार्जिलिंग की संधि होती है। भूटान और एक स्वतंत्र भारत की सरकार के बीच एक संधि हुई जिसे हम दार्जिलिंग संधि के नाम से जानते हैं। इन दोनों देशों के बीच एक चिरस्थायी शांति और मित्रता का बना रखने का आश्वासन दिया गया, जिसके माध्यम से दोस्तों इसके अंदर भूटान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कोई हो ना सके। और ये व्यवस्था दोस्तों 5 लाख रुपए वार्षिक सहायता देगा भारत, क्योंकि दोस्तों भूटान की रक्षा भारत ही करता है, क्योंकि दोस्तों चाइना तो हमेशा वहाँ से घुसपैठ के लिए तुरंत आतुर रहता है। जो उत्तरी बंगाल का इलाका है और असम और अरुणाचल प्रदेश जो हमने पहले बताया, वो हम दोस्तों पहले ही बात कर चुके हैं। तो दोस्तों सिक्किम ने संधि के द्वारा उसका वैदेशिक और जो प्रतिरक्षा का भार है वो भारत को सौंप दिया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि सिक्किम में भारत के अंदर शामिल हुआ था। जब दोस्तों इसके अंदर होता है 22वां राज्य घोषित किया जाता है, आपको पता ही होगा दोस्तों। सिक्किम के हम बात फिर कभी करेंगे कि उसका इतिहास के बारे में। हम इस टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों भूटान के बारे में। भूटान दोस्तों इस संधि के द्वारा केवल अपने एक विदेशी नीति का भार भारत को सौंप देता है, क्योंकि दोस्तों भारत चीन के बीच युद्ध होते हैं तो इसके लिए दोस्तों भूटान को दिक्कत हो सकती है, तो भूटान की प्रतिरक्षा हमेशा भारत ही करता है। इस संधि के दोस्तों धारा 2 में कहा गया है, जो दार्जिलिंग संधि है, कि भूटान सरकार अपने विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह से संचालित ही करेगी, वैसे कुछ नहीं कर सकती। और धारा 6 में कहा गया है दोस्तों कि भूटान भारत की अनुमति के बिना अन्य देशों के गैर घातक सैन्य और उपकरण आयात भी नहीं कर सकता।
ये दोस्तों दार्जिलिंग संधि के बीच हुआ था। इसलिए दोस्तों भूटान देश है उसकी हमेशा भारत मदद करता है। इस तरीके से दोस्तों भारत और भूटान के संबंध जो दार्जिलिंग संधि धारा 2 और 2(6) है, इसके माध्यम से दोस्तों जो विवाद हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके तौर तरीके दोस्तों जो भूटान है वो सुरक्षित रहे, यही भारत का उद्देश्य रहा है। और भूटान सरकार के द्वारा इस संधि पर संशोधित करने के लिए भारत पर दबाव भी बनाया गया था। आखिर एक स्वतंत्र देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है कब तक संधि को सहन करेगा। इसलिए दोस्तों 2007 में दार्जिलिंग संधि ने एक नई संधि स्वीकार करी दोस्तों, उसको हटा दिया कुछ उसके अंदर धारा, इसको थोड़ा संशोधन करना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके जो भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनके बीच भूटान यात्रा होती है दोस्तों। तो हम वहीं पे चलते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री के साथ अपनी 15 जून और 2014 में भूटान की यात्रा की थी, आपको पता ही होगा दोस्तों। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रधानमंत्री गद्दी संभाले थे, तो उसी बीच सार्क के नेताओं के बीच जो दक्षिण एशिया के बीच दोस्तों वो जो संबंध थे वो और अच्छे होने लगे। तो इस तरीके पर दोस्तों जो भूटान थे उसको भी ज़रूरी था कि इसको भी बनाए रखना। इसकी जो आपको पता होगा दोस्तों कि भूटान एक ऐसा देश है जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा पड़ा है, एक घाटियाँ हैं इसके पूरी तरफ। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के जो आपको पता होगा थिम्पू, आप जानते हैं भूटान की राजधानी, ये दोस्तों 50 किलोमीटर के रास्ते के आसपास ये जो भी जनता है उनको जब मोदी गए थे तो यहाँ पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था। क्योंकि दोस्तों भूटान के जो नरेश थे प्रधानमंत्री सोरिंग टोब्गे उस समय, तो दोस्तों जो विपक्ष के नेता हो गए जैसे डॉक्टर पेमा ग्यामा, तो उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे। तो दोस्तों ये क्यों गए थे, इनका पूरा जो तरीका था वो तो दोस्तों भूटान और भारत के संबंध ठीक तरीके से बनाए रखना। फिर दोस्तों हम इसमें बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो किस तरीके पे है भारत और भूटान के। दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में भारत ने भूटान की धन और जन दोनों से ही सहायता की है, क्योंकि भूटान को कृषि, सिंचाई, सड़क, ये परियोजनाएं सब भी भारत ने दी हैं, जिनसे दोस्तों भूटान की और सहायता हमेशा भारत करता आ रहा है। चुंग हाइगिल या परियोजना होगी, पेंडेना सीमेंट संयंत्र हो गया, ये सब दोस्तों भारत ने इसकी मदद की। भारत ने पेनेडा में सीमेंट कारखाना खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए जो भूटान को तो मदद की थी। उसके बाद दोस्तों भारत ने भूटान के सचिवालय का निर्माण भी कराया, पुराने मठ मंदिर उनका जीर्णोद्धार भी कराया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बौद्ध धर्म का धर्मावलंबी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए दोस्तों वहाँ पे अधिकतर मठों के निर्माण किए गए। और 22 मार्च 2021 को आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो भारत सरकार है उसने भूटान की शाही सरकार को मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन का जो खुराक थी वो भी भेंट में दे दी दोस्तों। ये भारत की सबसे कितनी अच्छी नीति है। इस तरीके से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि भारत कितना महान है। लगभग दोस्तों 400,000 खुराक दी थी वैक्सीनेशन, जिसके द्वारा जो घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो बने रहें। तो दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों कि भारत और भूटान के संबंध किस तरीके से होते हैं। और दोस्तों भारत और भूटान के बीच जो मतभेद हैं, कुछ मुद्दे को समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्या क्या चलता रहता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारत और भूटान के बीच कुछ थोड़े 1949 में जो भारत भूटान की मैत्री संबंधी जो दोस्तों धारा 2 है, जो दार्जिलिंग संधि हमने अभी बात की थी, उसको लेकर विवाद होता रहता है। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर पहले ही कहा गया है कि भूटान विदेशी राज्यों से कोई भी जो सलाह है संचालित नहीं कर सकता, वो भारत से ही मनवानी पड़ेगी तभी कर सकता है। तो ये दोस्तों भारत का जो भूटान है वो हमेशा विरोध करता रहता है। और दोस्तों इसी धारा में ये भी कहा गया है कि भूटान आंतरिक मामलों में कोई दखल ही नहीं दे सकता भारत के। तो लेकिन दोस्तों विदेशी मामलों में भूटान को भारत की सलाह मशविरा जो चलाना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये इनमें आपसी मनमुटाव रहता है। तो भूटान का मत है कि इस धारा को मनचाही व्याख्या हटा दी जाए, इसको हटा दिया ख़त्म किया जाए। इसके अतिरिक्त भूटान ने ये भी कहा कि जो 1949 की दार्जिलिंग संधि है उसमें कुछ बदल दिया जाए, इस धारा में संशोधन करना चाहिए। जो हमने पहले बात की थी दोस्तों 2007 में एक नई संधि का स्वीकार किया इसको। तो इस तरीके पर दोस्तों भारत का मत है कि 1949 में जो संधि हुई थी उसके अंतर्गत जो भारत और भूटान की रक्षा तक के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, कोई भी मजबूरी नहीं है दोस्तों। भारत हमेशा मदद करेगा और भूटान इस प्रकार दोस्तों हमेशा ये कहता रहता है कि काम चलाओ सरकार
और जो समय जो उसकी जो सरकार थी दोस्तों, ये बस यही बात चलती है इनके बीच, जो मनमुटाव है कि जो 1949 में दार्जिलिंग संधि हुई थी उसको ख़त्म किया जाए, जो धारा 6 है उस पर थोड़ा सा सुधार किया जाए। तो दोस्तों ये था दोस्तों इसका मनमुटाव की किस तरीके से इसके मुद्दे रहते हैं। इसका मुद्दा दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि जो आपसी संबंध है, जो इसको जो धारा 2 है इसको थोड़ा सुधार दिया जाए, जिसके द्वारा भारत और भूटान के संबंध मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।